आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी। स्विट्जरलैंड में बुर्का अथवा नकाब से चेहरा ढकने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद आप देखें बुर्का पर प्रतिबंध की खूब चर्चाएं होने लगी हैं। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, चर्चा करते हैं। और बुर्का प्रतिबंध पर कर्नाटक सरकार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ईरानी बुर्का आंदोलन आखिर क्या था उस पर भी बात करेंगे। भारत में बुर्का पहनने की स्थिति क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या रखा गया है उसे भी देखेंगे। और ऐसे प्रतिबंध के पक्ष में और विपक्ष में जो लोग रहते हैं उनके अपने तर्क क्या रहते हैं, उन तर्कों पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। और ये आपको चाइना, पाकिस्तान, ईरान देखने को मिल रहा है। यहाँ आप लोग यूरोप में जाएंगे तो आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा। क्या ये स्विट्जरलैंड आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए स्विट्जरलैंड के अलावा फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और कनाडा जैसे देशों ने भी बुर्का और नकाब से चेहरे को ढकने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। और बुर्का प्रतिबंध पर कर्नाटक सरकार, तो वर्ष 2022 में कर्नाटक सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में बुर्का, सिर ढकने वाला कपड़ा पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया था। आदेश में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133(2) का हवाला दिया गया, जो राज्य को सरकारी स्कूलों के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। वर्ष 2013 में राज्य ने इस प्रावधान के तहत यूनिफॉर्म को अनिवार्य बना दिया था। और नवीनतम आदेश में कहा गया कि बुर्का मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और जिसे संविधान के तहत संरक्षित किया जा सके। ईरानी बुर्का आंदोलन क्या है, तो आप देखिए 1979 की ईरानी क्रांति के बाद महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य कर दिया गया था और जिसके कारण दशकों तक विरोध चला। विरोध प्रदर्शन और प्रतीक का बाद तो गर्ल ऑफ एंगेलेब स्ट्रीट जैसे प्रतिष्ठित प्रदर्शन जिसमें एक महिला ने एक छड़ी पर अपना सफेद स्कार्फ लहराया और ड्रेस कोड के खिलाफ अयोग्य का प्रतीक है। कथित तौर पर बुर्का के सख्त पालन के कारण महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन फिर से भड़क उठे और जिसके कारण व्यापक प्रदर्शन भी हुए। सरकारी कार्रवाई, ईरान में बुर्का की अनिवार्यता लागू की गई और जिसका पालन न करने पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान भी किया गया और जिससे सामाजिक तनाव में वृद्धि हो रही है। और वर्तमान में इस आंदोलन को पुरुषों और महिलाओं दोनों का समर्थन प्राप्त है, जो अनिवार्य ड्रेस कोड का विरोध करते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों की व्यापक मांग को दर्शाता है। भारत में बुर्का पहनने की स्थिति क्या है ये भी देख लीजिए। आमना बिन्त बशीर बनाम सीबीएसई 2016। आमना बिन्त बशीर बनाम सीबीएसई 2016 में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बुर्का पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन सीबीएसई ड्रेस कोड को बरकरार रखा तथा 2015 की तरह अतिरिक्त उपाय और सुरक्षा उपायों की अनुमति दी। केंद्रीय विद्यालय बोर्ड सीबीएसई ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए बनाया गया। केरल उच्च न्यायालय 2018। फातिमा थरस्तीन बनाम केरल राज्य 2019 में मामला दो लड़कियों से जुड़ा था जो सिर पर स्कार्फ पहनना चाहती थी। ईसाई मिशनरी स्कूल ने सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने स्कूल के निर्णय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल के सामूहिक अधिकारों को व्यक्तिगत छात्र अधिकारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रेशम बनाम कर्नाटक राज्य 2022 का, मार्च 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकारी कॉलेजों में बुर्का पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को वैध ठहराया। उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि बुर्का पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभाजित फैसला 2022। रेशम बनाम कर्नाटक राज्य 2022 में मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया। मामले को अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेज दिया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आप देखिए बात करें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संविधान के अगर भाग 3 को आप पढ़ें तो मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार में निहित अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 से क्या कहता है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह एक नकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करता है जहां राज्य धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, ये कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और जिससे धार्मिक संप्रदायों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है।
अनुच्छेद 27 ये कहता है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हुए राज्य को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने या फिर आप देखिए बनाए रखने के लिए नागरिकों को कर देने के लिए बाध्य करने से रोकता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को विनियमित करता है। राज्य द्वारा वित्त पोषण पोषित या फिर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है और सिवाय जहां स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा उनकी विशिष्ट पहचान की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। अब ऐसे प्रतिबंधों के पक्ष में जो लोग होते हैं उनके क्या तर्क हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जो पक्ष में है वो कहते हैं एकरूपता अनुशासन, ड्रेस कोड लागू करने से शैक्षणिक संस्थानों में एकरूपता और अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। यह प्रत्यक्ष धार्मिक चिन्हों के प्रदर्शन को रोकता है तथा धार्मिक विभाजन से मुक्त एक तटस्थ स्थान बनाए रखता है। लैंगिक समानता, बुर्का और इसी प्रकार की प्रथाओं को पर्याप्त पितृसत्ता के उपकरण के रूप में देखा जाता है जो लैंगिक असमानता को बनाए रखते हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। समाज में एकीकरण, ये ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाने से व्यापक समाज में एकीकरण को बढ़ावा मिलता है तथा दृश्यमान धार्मिक चिन्हों के कारण होने वाले संभावित अलगाव से बचा जा सकता है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उचित प्रतिबंधों के अधीन है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को दरकिनार नहीं कर सकता, विशेषकर सरकारी वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ऐसे प्रतिबंधों का उद्देश्य गुमनामी को रोकना भी है जो पहचान में बाधा उत्पन्न कर सकती है, सस्तों को छिपाने के लिए वस्तुओं के दुरुपयोग को रोकना तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना। उदाहरण के लिए 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बम विस्फोट में आत्मघाती हमलावर जनता के साथ घुल मिल गए थे। अब जो प्रतिबंध के विरोध में है वो क्या कहते हैं, उनके क्या तर्क हैं, वो कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने उसे मानने का अधिकार को सुनिश्चित करता है। ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने से अलगाव की भावना उत्पन्न हो सकती है तथा सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। स्वायत्तता और विकल्प, प्रतिबंध लगाने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं के अपने परिधान के बारे में चुनाव करने के अधिकार का उल्लंघन होता है। शिक्षा पर प्रभाव, बुर्का पर प्रतिबंध लगाने से रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की छात्राएं स्कूल जाने से हतोत्साहित हो सकती है और जिससे उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए 2019-20 में अधिकांश राज्यों में मुस्लिम लड़कियों की स्कूल उपस्थिति दर हिंदू लड़कियों की तुलना में कम थी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जहां केवल 63.2% मुस्लिम लड़कियां स्कूल जाती हैं, वहीं 81% हिंदू लड़कियां स्कूल जाती हैं। और इसी प्रकार के प्रतिबंध शिक्षा तक पहुंच में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और इन समूह को और अधिक कमजोर कर सकते हैं। ये जो लोग विरोध करते हैं ना, कहते हैं कि प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उनके अपने ये तर्क हैं, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया कि जो लोग तर्क दे रहे हैं, जो इसके सपोर्ट में, वो क्या कह रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना होता है। कहीं लिखने के लिए आ रहा है इस तरह के टॉपिक पर आंसर, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह का आप लोग दे सकते हैं। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।